Hello, my dear students. Beta, today we will be starting this chapter number 5 as we are already done with the very first 4 chapters of our unit first, that was reproduction in organisms. तो बेटा चैप्टर नंबर 5 डील्स विद द जेनेटिक्स और जेनेटिक्स को पढ़ने के लिए वी शुड नो द बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ दिस जेनेटिक्स because we will be using these terms and terminologies again and again in our coming unit. तो यहाँ पे बेटा ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ हमें उन वर्ड्स को रिकैप्चुलेट कराएगी या कुछ नए वर्ड्स हम ऐड ऑन करने वाले हैं अपनी ग्लॉसरी में जो हम इस यूनिट में बार बार यूज़ करने वाले हैं. सम ऑफ द टर्म्स वी आर फैमिलियर विथ बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन दीज टर्म्स इन क्लास 10th जहाँ पे हमने चैप्टर किया था हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन. तो आइए स्टार्ट करते हैं. आज हम चैप्टर 5 की सिर्फ और सिर्फ टर्म्स करने वाले हैं वन बाय वन व्हाट दीज टर्म्स आर एंड व्हाट डज दीज एग्जैक्टली मीन. सो वेरी फर्स्ट टर्म इज कैरेक्टर. कैरेक्टर इज एनी मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फीचर ऑफ द इंडिविजुअल. यहाँ पे हम बेटा किसी प्लांट की बात भी कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं या किसी एनिमल की भी बात कर सकते हैं. फिजियोलॉजिकल मतलब होता है वो कैसे फंक्शन कर रहा है. टिश्यू लेवल पे अगर हम उसकी फंक्शनिंग एक्टिविटी को परफॉर्म करने का तरीका देखते हैं तो वो एक ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी होता है. हमारा हार्ट कैसे वर्क कर रहा है, किडनीज़ में नेफ्रॉन की कैसी एक्टिविटीज़ है एंड हाउ दिस यूरिन इज़ एक्चुअली सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड. सो दैट वाज द फिजियोलॉजी ऑफ किडनी. अगर मॉर्फोलॉजी वर्ड की हम बात करते हैं सो दिस डील्स विद द फिजिकल आउटर अपीयरेंस. मेरा जो ट्री है बाहर से कैसा दिख रहा है. एक डॉग की हम बात करें उसका कलर कैसा है, लेंथ कैसी है, कौन सी ब्रीड का है, ये सारी चीज़ें बेटा हम बाहर से ही देख के बता सकते हैं. सो एनी फीचर चाहे वो इंटरनल है, फिजियोलॉजिकल है या एक्सटर्नल है जिसको मॉर्फोलॉजिकल बोल रहे हैं वो हमारा क्या बन जाता है, कैरेक्टर. So character is any sort of feature of our living organism. It could be internal or outer one. Example के तौर पे यहाँ पे mention कर रखा है. It could be height, color, eye का, hair का, skin का. ओके आगे चलते हैं बच्चे. Then the next word is trait. बेटा जो हमारे पास ट्रेट होते हैं ये एक कैरेक्टर को और भी ज़्यादा स्पेसिफिक बना देते हैं. अब जैसे मैंने हाइट की बात की, हाइट है तो कौन सी है, वेदर इट इज़ टॉल और शॉर्ट. तो मेरे एक कैरेक्टर में जो वेरिएशन आती हैं, डिफरेंसेस आते हैं, एक कैरेक्टर किस वे में अपने आप को एक्सप्रेस करता है, डिस्टिंग्विश करता है. डिफरेंस उसमें क्या है, क्या वो एक दूसरे से अलग हैं, अलग नहीं हैं. तो अगर आपको मान लीजिए ये टॉल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैं अलग और सेम होने की बात कर रही हूँ. दो प्लांट है, दोनों के दोनों हमारे टॉल हैं. वो बेटा बाहर से हमें टॉल नज़र आ रहे हैं लेकिन अंदर से वी डू नॉट नो वेदर दीज आर हैविंग कैपिटल टी एज अ जीनोटाइप और कैपिटल टी और स्मॉल टी एज अ जीनोटाइप. क्योंकि बेटा दोनों ही केस में बोथ आर द कैपिटल टीज, अगेन द प्लांट विल बी टॉल. अगर एक कैपिटल एक स्मॉल टी है देन अगेन इन दिस कंडीशन द प्लांट विल बी टॉल ओनली. तो यहाँ पे हम अपने ट्रेट की वेरिएशन देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक कर दिया जाता है कि जो भी हमारे फीचर्स हैं, कैरेक्टर हैं, उनमें कौन कौन सी चीज़ें बाहर देखने को मिलती हैं. कलर की बात करें तो अगर आइज़ कलर को आप ट्रेट मानते हैं तो आइज़ कलर की दो वेरिएशन आ जाती है, ब्लैक है, ब्राउन है. आप ये ब्लू और ग्रीन के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं. स्किन कलर में आ जाते हैं, विट इज़ कॉम्प्लेक्स वी आर हैविंग, देन वी आर हैविंग दिस फेयर, देन फेयर में भी आपको वैरायटी देखने को मिल जाएंगी. देन वी आर हैविंग दिस डार्क वर्जन ऑल्सो. सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रेट जो हमारे स्किन कलर को और भी ज़्यादा डिस्टिंग्विश स्पेसिफिक कर देते हैं. सो इन शॉर्ट दिस ट्रेट्स आर द वेरिएशंस इन द फीचर और फीचर को हम क्या बोल रहे हैं, कैरेक्टर. द थर्ड टर्म इज़ अलील. अलील बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारे जीन को रिप्रेजेंट करता है. तो बेटा कोई भी जीन है उसके दो अपोजिट अलील होते हैं,
because as we know in diploid organism we are having a homologous pair of chromosome. तो यहाँ पे मान लीजिए स्किन कलर को ही लेके चलते हैं, यहाँ पे जो मेरे जीन है मान लीजिए वो फेयर कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरे क्रोमोसोम पे ये फेयर वाले भी हो सकते हैं और ये डार्क वाले भी हो सकते हैं। तो एक जीन को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके दो कंट्रास्टिंग जो अलील होते हैं या फिर हम डीएनए सेगमेंट बोलते हैं, जो एक जीन को और भी ज़्यादा आपके सामने एक्सप्रेस करने के लिए इंफॉर्मेशन को लेके आते हैं, दीज थिंग्स आर नोन एज अलील। अ पेयर ऑफ जीन, क्योंकि हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, जीन। अब वेरिएशन देखिए बेटा, अगर हम ट्रेट की बात करते हैं, हाइट की बात करते हैं, स्किन कलर की वेरिएशन बहुत ज़्यादा आ सकती है, लेकिन ये मान के मत चलना कि आपके अलील भी इतने ही मिलेंगे। अलील जनरली पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, पेयर का मतलब हो जाता है टू। सो for a single gene we will be having two sequences of DNA, and these sequences of DNA which are different in their representation, एक ही जीन के अलग अलग फॉर्म हैं, वो बना लेते हैं हमारे अलील। दोनों ही जीन हैं, एक ही कैरेक्टर को फोकस कर रहे हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन दोनों अलग अलग रख सकते हैं, दोनों सेम भी रख सकते हैं। अलील अब हमारे इस टाइप में हैं या ऐसे प्रेजेंट हैं या प्लांट में ये वाला सेट प्रेजेंट है, तो तीनों ही सेट में आप देख रहे हैं जो एलील हैं वो मैंने दो ही लिए हैं। तो एक अगर हम कैपिटल टी की बात करते हैं तो यहाँ पे प्लांट टॉल होगा, इस कंडीशन में भी प्लांट क्या है, टॉल होगा, और इस कंडीशन में जहाँ पे दोनों ही अल्फ़ाबेट स्मॉल रखे गए हैं तो यहाँ पे ये ड्वार्फ होगा। सो अकॉर्डिंग टू द एलील अब क्या हो जाता है, हमारे पास जो वेरिएशन है वो आ जाती है। वेरिएशन आने का क्या मतलब है कि अगर आपको जैसे स्किन कलर में अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं, सो इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द पेयर ऑफ अलील वी आर हैविंग इन आर डीएनए, जो कि हमें मदर एंड फादर से मिले हुए हैं। ओके, आगे चलते हैं हम। एक मिनट, इसको डिलीट कर लेते हैं। ओके, ऊपर आते हैं। एलील वी हैव डन, देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट अ जीन, अ पेयर ऑफ एलील, या फिर सिंप्लीफाई अगर हम करके बोले, ये डीएनए का बेटा वो सेगमेंट है जो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर या ट्रेट को स्पेसिफाई करता है। अब हमारा डीएनए है वो 2 मीटर से भी लंबा होता है, तो इस डीएनए पे बेस पेयर्स एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में अरेंज रहते हैं। अगर हम कोई छोटा सा सेगमेंट अपने डीएनए का पिक कर लेते हैं, मान लीजिए इतना हमारा हाइट के लिए कोड कर रहा है, ठीक है, इतना हमारे स्किन कलर के लिए इन्फॉर्मेशन को लिए हुआ है, दूसरा हमारे सेंस ऑर्गन्स की इन्फॉर्मेशन को ले रखा है कि टंग बनेगी तो उसमें कैसे सेल्स लगेंगे, नोज़ में कौन से सेल लगेंगे। तो ऐसे डीएनए पे बेटा छोटे छोटे सेगमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं जहाँ एक एक कैरेक्टर और उसके ट्रेट की इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व रखा जाता है। फादर एंड मदर से हमें डीएनए ही मिलता है, तो इसी डीएनए के अकॉर्डिंग जो हमारी बॉडी है वो प्रेगनेंसी में डिज़ाइन होती रहती है। आगे चलते हैं। फिनोटाइप, फिनोटाइप इज समथिंग दैट वी कैन सी फ्रॉम द आउटर वन, दिस इज फिजिकल कैरेक्टर। आप बाहर से कैसे दिख रहे हैं, हमारा प्लांट बाहर से कैसे दिख रहा है, जैसे टॉल, हाइट, हमारा क्या है, फिनोटाइप है। किसी फ्लावर के कलर को अगर हम देखते हैं वो वायलेट है, रेड है, पर्पल है, तो ये हमारे फिनोटाइप है। हाइट का तो एग्जांपल यहाँ दे दिया है। अब जैसे हम हेयर की बात करते हैं, किसी के स्ट्रेट होते हैं, किसी के कर्ल्ड होते हैं, सो दीज आर द कैरेक्टर जो कि बाहर से हम बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करके उनकी डिटेल दे सकते हैं। अगर हमारे पास गार्डन है, गार्डन में एक ही प्लांट लगा हुआ है, रोज़ है, तो रोज़ को देख के बेटा हम बता सकते हैं ये वाइल्ड है या फिर ये हमारी हाइब्रिड रोज़ की प्लांट है। दूसरा, हम रोज़ का कलर देख के भी बता सकते हैं दैट दीज आर द मरून वन, दीज आर द ऑरेंज वन। सो आउटर अपीयरेंस इज नोन एज फिनोटाइप। जीनोटाइप इसका जस्ट अपोजिट है, क्योंकि जीनोटाइप बेटा हम बाहर से प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते हैं। जीनोटाइप इज जेनेटिक कम्बिनेशन। स्क्रीन पे आइए बेटा, इसको एलोब्रेट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो कैपिटल टी के केस में मेरा प्लांट बाहर से टॉल ही दिखेगा। दिस कैपिटल टी ये हमारे अलील हैं, जीन्स हैं, इसका पेयर। लेकिन अगर मेरा कम्बिनेशन ये रखा गया है डीएनए में, तो यहाँ पे भी प्लांट अगेन टॉल ही दिखाई देगा।
सो बेटा हम टॉल प्लांट को बाहर से देख के ये पता नहीं लगा सकते हैं कि वो होमोजाइगस टॉल है, दोनों एलील उसके बिल्कुल ही सेम है, बिल्कुल प्योर ब्रीड है, या वो हेट्रोजाइगस ब्रीड है, एक कैपिटल और एक स्मॉल। तो डीएनए को बेटा हम बाहर कैसे विजुअलाइज करें, क्योंकि उसके लिए हमें सेल के अंदर न्यूक्लियस तक जाना पड़ेगा। देन वी नीड टू सेग्रीगेट दिस डीएनए, और डीएनए के बाद हमें इसके जो सेगमेंट्स हैं उनकी एनालिसिस करनी पड़ेगी। हम पूरे डीएनए को चेकआउट करते हुए उन जीन्स को देखेंगे जो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो आपको हाइट के लिए जब जीन्स मिल जाते हैं फिर आप उसको डाटा करके असेंबल करते हैं कि वेदर दीज आर होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। सो दिस इज जीनोटाइप, द इंफॉर्मेशन दैट इज लाइंग ऑन द जीन। आगे चलते हैं। होमोजाइगस, homozygous when both the alleles present in a pair are same, कैपिटल T अगर आपके पास है, यानी दोनों ही कैपिटल अल्फ़ाबेट हैं, ठीक है, या दोनों ही आपके स्मॉल हैं। स्मॉल को अभी हम देखेंगे, दी स्मॉल्स आर द रिसेसिव वन, एंड कैपिटल हमारे डोमिनेंट यानी पावरफुल जीन्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर दोनों ही एलील आपके बिल्कुल सेम है, वही अल्फ़ाबेट है, तो उसको हम बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन। तो ये प्लांट मेरा टॉल होगा, लेकिन ये कौन सा टॉल है, होमोजाइगस टॉल है। ये प्लांट नो डाउट शॉर्ट होगा क्योंकि हम स्मॉल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारे रिसेसिव हैं। रिसेसिव जनरली कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को उभारते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा कम्बिनेशन है, जब दोनों अल्फ़ाबेट सेम हो जाते हैं, दिस थिंग इज़ रिगार्डेड एज होमोजाइगस। होमो का मतलब बेटा सेम होता है। अब आगे चलते हैं हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस ठीक इसका अपोजिट है। व्हेन वी आर हैविंग अपोजिट पेयर इन आर अल्फ़ाबेट, वन विल बी कैपिटल एंड वन विल बी स्मॉल। एक मेरा डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। नो डाउट चलेगी तो कैपिटल की, प्लांट टॉल ही जाएगा, लेकिन रिसेसिव की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, वो हम चैप्टर में डिटेल में करेंगे। तो अगर इस कंडीशन को हम देखते हैं जहाँ पे एक अल्फ़ाबेट कैपिटल है, एक स्मॉल है, यानी हेट्रोजाइगस। हेट्रो का मतलब होता है बेटा डिफरेंट एलील का पेयर बन रहा है, वो हमारे ऑर्गेनिज्म में चाह रहा है। तो नो डाउट कैपिटल अपने कैरेक्टर को या ट्रेट को एक्सप्रेस करेगा, बट दिस रिसेसिव जीन एज इट इज़ compiled with the dominant one, it is again having this genetic importance। वो अभी प्रोजेनी में एक्सप्रेस नहीं कर पाया है, लेकिन फ्यूचर में जैसे ही उसको अपना पेयर मिल जाता है, होमोजाइगस कंडीशन मिल जाती है, वो अपने आप को सर्टेनली एक्सप्रेस कर। नेक्स्ट थिंग इज़ डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट एलील बेटा कैपिटल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि अभी हम बोल रहे थे कि एक भी अगर कैपिटल टी आ गया तो प्लांट हमारा टॉल ही होगा, इस कंडीशन में भी और इस कंडीशन में भी। सो दीज आर द एलील विच आर गोइंग टू एक्सप्रेस देयर ट्रेट। वो अपना फिनोटाइप, वो अपना कैरेक्टर प्लांट में या एनिमल में या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में लेके आएंगे, 110% लेके आएंगे, बिकॉज दीज आर द डोमिनेंट वन। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि साथ में दूसरा एलील होमोजाइगस फॉर्म में लगा हुआ है या हेट्रोजाइगस फॉर्म में लगा हुआ है। तो कैरेक्टर को लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कैपिटल टी सफिशियंट है। इट इज़ गोइंग टू एक्सप्रेस इन बोथ द कंडीशन। ये चीज़ है तो भी टॉल प्लांट मिलेगा, और अगर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो भी प्लांट टॉल ही बनेगा। तो दीज आर द डोमिनेंट वन, दे डू नॉट डिपेंड अपॉन द अदर पेयर ऑफ अलील, किस उसके साथ किसका कम्बिनेशन रखा गया है। ओके, इसका अपोजिट होता है बेटा रिसेसिव। रिसेसिव सिर्फ और सिर्फ अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस करेगा, यानी तब स्मॉल आर आएंगे तभी हमारे फ्लावर का कलर रेड होगा। अगर कैपिटल आर वाइट कलर को या पिंक कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये तो दोनों कंडीशन में, इस कंडीशन में भी पिंक है और कैपिटल आर में भी पिंक मिलेगा। लेकिन स्मॉल आर अगर हमारा रिसेसिव है तो रेड कलर सिर्फ और सिर्फ जब हमारे दोनों छोटे छोटे अल्फ़ाबेट मिलेंगे, स्मॉल अल्फ़ाबेट, व्हेन दे विल बी कमिंग टुगेदर, देन ओनली अ कंडीशन विल अराइज, द प्लांट विल बी गिविंग यू अ रेड कलर फ्लावर। सो दिस इज़ द रिसेसिव। उसको एक्सप्रेस करने के लिए एक भी कैपिटल लेटर नहीं चाहिए, क्योंकि एक भी कैपिटल लेटर का अलील आ गया, एक भी जीन आ गया डोमिनेंट,
तो वो फिनोटाइप में अपना ट्रेट लेके जाएंगे. सो दीज ऑलवेज फील कंफर्टेबल इन होमोजाइगस कंडीशन. होमोजाइगस कंडीशन होते ही हमारा जो रिसेसिव है, वीक ट्रेट है, वो सामने आ जाएगा. ये याद रखना है हमें. नेक्स्ट टर्म इज मोनोहाइब्रिड व्हेन वी आर गोइंग टू कंसीडर वन ट्रेट एट अ टाइम. अगर हम डॉल और ड्वार्फ की आप हाइब्रिड कर रहे हैं प्लांट में, इसके रिजल्ट देखना चाहते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में जो आपके सीड आएंगे, वेदर दीज सीड्स विल गिविंग अस टॉल और डॉर्फ प्लांट. तो टॉल और ड्वार्फ बेटा एक ही कैरेक्टर के दो अलग ट्रेट हैं. कैरेक्टर क्या होगा यहाँ पे? हाइट. तो सिर्फ और सिर्फ आप हाइट को फोकस कर रहे हैं. सो एज वी डिस्कस्ड कि हर एक ट्रेट के आपके पास अलील दो आएंगे, तो दो अल्फ़ाबेट होंगे. एक कैपिटल टी आपको टॉल के लिए लेना पड़ेगा, एक शॉर्ट टी आपको ड्वार्फ के लिए लेना पड़ेगा. तो ऐसे हम अपनी क्रॉस को आगे कंटिन्यू करते हैं इन अल्फ़ाबेट की हेल्प से. लेकिन मोनो का मतलब बेटा सिंगल होता है. सिंगल कैरेक्टर पे आपको फोकस करना, सिर्फ और सिर्फ हाइट के रिजल्ट हम देखना चाहते हैं. एंड नो डाउट यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट दो लेने पड़ेंगे, क्योंकि इसके डबल कैरेक्टर एक लेकिन अलील दो होंगे उसके. ठीक है, जीन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. डाई हाइब्रिड, जैसे नाम से पता चल रहा है, डाई का मतलब होता है टू. सो यहाँ पे हम दो कैरेक्टर को लेके चल रहे हैं. अब हमारे अल्फ़ाबेट हो जाएंगे बेटा चार. टॉल के लिए कैपिटल टी, राउंड के लिए कैपिटल आर ले लेते हैं, डॉर्फ के लिए स्मॉल टी एंड रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर. सो यहाँ पे ये देखिए अलील दो हमारे हाइट के थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, और दो एलील मुझको उठाने पड़े शेप के लिए कि राउंड शेप है पी के सीड का या रिंकल्ड है. तो एलील बेटा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं. जितने आपके कैरेक्टर होंगे उससे डबल आपको एलील रखने पड़ेंगे. यहाँ पे दो अल्फ़ाबेट से काम चल गया था, कैपिटल टी और स्मॉल टी से. यहाँ पे हमें चार लेने पड़े क्योंकि कैरेक्टर हमारे दो हैं और 2 × 2 विल बी 4. तो उसी से ही आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है. नेक्स्ट थिंग इज़ F1 प्रोजेनी. कोई भी फर्स्ट जनरेशन जब आपको मिलती है, जब आप पेरेंट्स को फर्टिलाइज कराते हैं, क्रॉस करा देते हैं. सपोज दीज वर द फीमेल एंड मेल एज अ पेरेंट, और जब हमने इनको फर्टिलाइज करा, इनकी मेटिंग कराई, तो जितने भी इनकी नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग आएंगे, यंग वंस आएंगे, प्लांट्स आएंगे, सीड आएंगे, कुछ भी आप बोल सकते हैं. इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिज्म, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रोब्स, प्लांट्स और वी कैन से एनिमल्स. तो यहाँ पे जो भी आपकी नेक्स्ट इमीडिएट जनरेशन आती है, उसको हम बोलते हैं फिलियल 1 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन. F2 प्रोजेनी के लिए बेटा हम पेरेंट उठाते हैं F1 में से. अब फर्स्ट वाले पेरेंट को भूल जाइए. F2 के लिए पेरेंट हमारे, ये देखिए एक बार फिर से बना देते हैं. पेरेंट को जब आपने क्रॉस कराया, ठीक है, आपके पास आती है F1. अब F1 जब एज अ पेरेंट बिहेव करती है, क्योंकि अब हम ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं F1 में से, इन दोनों को क्रॉस करा दिया, मेल एंड फीमेल को, तो अब हमारे पास आएगी F2. F2 में से जो आप पेरेंट उठा रहे हैं उनको क्रॉस करा रहे हैं, तो फिर आती है F3. ठीक है, तो F3 का मतलब है पेरेंट्स आपके कौन बनेंगे? F2 वाले ऑर्गेनिज्म. F2 के अंदर पेरेंट्स कौन बनेंगे? F1 वाले. और F1 आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी पेरेंट कहीं से भी ले लीजिए. इमीडिएट जनरेशन जो आएगी वह हमारी फिलियल 1 यानी F1 प्रोजेनी होगी. सो दैट वाज F1 एंड F2. Next thing is heredity. Again, this is a branch of biology that deals with the transmission of character. अब जैसे हम इनहेरिटेंस बोलते हैं इंग्लिश में कि पेरेंट्स ने आपको कोई भी घर है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, वो पास कर दिया है, लेकिन ये हमारे फिजिकल फीचर्स हैं, फिजिकल ट्रेट है या प्रॉपर्टी है. लेकिन जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं, जो भी हमारा डीएनए हमें मदर एंड फादर से मिलता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हेरिडिटी. तो जैसे ही हमारे पेरेंट होते हैं वैसे ही हमारी नेक्स्ट जनरेशन बन जाती है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर हेयर दिस फ्रेज लाइक बिगेट्स लाइक. जैसे पेरेंट होगे वैसे ही नेक्स्ट जनरेशन होगी. वी कैनॉट इमेजिन दैट ऑक्टोपस विल बी गिविंग राइज टू जेब्रा, या जेब्रा आगे चल के फिश को बर्थ देगा. तो जैसे आपके जीन्स जाएंगे नेक्स्ट जनरेशन में, जीन्स एज वी हैव डिस्कस्ड इन वेरी फर्स्ट टर्म्स, जीन्स जैसे होंगे वैसे ही आपके ट्रेट होंगे. ट्रेट मतलब फिनोटाइप. वैसे ही बाहर से आपको ऑर्गेनिज्म देखने को मिल जाएगा. मॉर्फोलॉजी
फिजियोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए डीएनए है। डीएनए हमें पेरेंट से मिला है, तो जैसे पेरेंट का डीएनए नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म की बनावट, उसका स्ट्रक्चर, उसके फीचर सेट हो जाते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ द वेरिएशन। वेरिएशन नाम से ही पता चल रहा है डिफरेंसेस। तो नेचर में या आप मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं, फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं, और किसी ट्रेट की बात कर रहे हैं, जितने डिफरेंसेस आते हैं, अभी हमने बेटा कितने सारे कलर को देखा। हेयर कलर में वेरिएशंस हैं, स्किन कलर में है, ब्लड ग्रुप्स में भी हैं, द वे वी आर डूइंग आवर डेली रूटीन वर्क। अब किसी को जल्दी उठना पसंद है, किसी को लेट उठना पसंद है, तो इनको हम बोलते हैं वेरिएशन। अब अलग अलग हम काव की बात करें, बेयर की बात करें, एक पोलर आइस में रहता है, एक फॉरेस्ट में रहता है, तो उनकी एडेप्टेशन, उनकी जो लाइफ स्पैन होती है, उनकी डाइट है, हाइबरनेशन का टाइम पीरियड है, द वे दे आर रिस्पॉन्डिंग टू द एनवायरनमेंट इज़ टोटली डिफरेंट। तो जीन्स बेटा हमारे आगे चल के हम पढ़ेंगे कि दीज कीप ऑन चेंजिंग, और ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर जीन्स चेंज हो गए तो वेरिएशन आती रहती हैं, धीरे धीरे हम इवॉल्व होते रहते हैं। द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन इज़ वेरी स्टडी एंड स्लो, बट येस इट इज़ एक्चुअली हैपनिंग एट द जीन लेवल। तो इसलिए वेरिएशन आती हैं। वेरिएशन बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाती है तो एक नया स्पीसीज़ या ऑर्गेनिज्म अर्थ पे सामने आ जाता है। Genetics, this is the branch of biology that deals with the study of genes and you can say their pattern, how they are being transferred from parents to the next generation, जिसमें हम वेरिएशन को भी देखते हैं। अगर मान लीजिए दोनों पेरेंट फेयर थे, अगर बेबी हमारे पास डार्क कलर का आया है, सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, वेरिएशन क्यों आई, कितने चांसेस हैं, वो हम जीन के पैटर्न को स्टडी करके बेबी के बर्थ से पहले ही हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ऑल वी नीड इज़ द डीएनए ऑफ दैट डेवलपिंग बेबी। So this is the biology which deals with specifically genes, DNA, their pattern of inheritance, and how much likely the offspring will be different from their parents or will be same as our parents. So this is the genetics, a specific branch of biology. इसको रेज कर लेते हैं, एक मिनट, ओके, डिलीट, ओके। तो यहाँ पे बेटा आगे हम जब बात करते हैं, हम जब अपने चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट मेंडल। द मेंडल इज़ द साइंटिस्ट हु हैज़ immense contribution in the field of genetics, so that is why he is regarded as father of genetics. उन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे पाइसम स्टाइवम, जो कि पी का साइंटिफिक नेम है, यहाँ पे इन दोनों वर्ड को कलेक्टिवली मेंशन किया गया है, बट there has to be a space between Pisum and Stivum. Pisum is genus, Stivum is the species name. Why he has taken consideration into this pea plant only? बाकी प्लांट्स भी थे सराउंडिंग में. So these are the reasons कि जो हमारा ये पी प्लांट है उसमें हमें दोनों ही चीज़ देखने को मिल जाती हैं. ये बाइसेक्सुअल भी है, मेल एंड फीमेल दोनों ही हमारे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही फ्लावर के अंदर हैं. नेक्स्ट थिंग सेल्फ पॉलिनेटेड है और इसको क्रॉस पॉलिनेट भी हम आराम से करा सकते हैं. लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस करके देता है, तो रिज़ल्ट के लिए हमारे पास प्लांट भी ज़्यादा आते हैं. शॉर्ट लाइफ स्पेंस है, तो अगर जब हम इसकी हाइब्रिड करते हैं, रिप्रोडक्शन कराते हैं, पॉलिनेशन करते हैं सेल्फ या क्रॉस, तो बहुत जल्दी हमें क्विक रिजल्ट मिल जाते हैं. एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसको मैं लास्ट में बता रही हूँ, इट इज़ हैविंग इमेंस कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. यानी स्टडी को करने के लिए स्टैम्प में वेरिएशन मिल रही थी, कुछ बड़ी थी कुछ छोटी थी, हाइटेड वन एंड द शॉर्ट वन. फ्लावर कलर में वेरिएशन थी. तो कैरेक्टर यहाँ 7 हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं कि दीज आर द 7 कैरेक्टर. सपोज कीजिए एक ही प्लांट और उसमें वेरिएशन आपको अलग अलग 7 फीचर्स में देखने को मिलती है. सीड कलर, सीड शेप, ये देखिए दीज आर द 7 कैरेक्टर्स. सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, पोड शेप, पोड कलर, फ्लावर पोजीशन एंड स्टेम हाइट. और जो इनके ट्रेट है, बिकॉज दीज आर द कैरेक्टर्स, और ट्रेट मैंने बताया था कॉन्ट्रास्ट होते हैं एक एलील को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ये इसके डोमिनेंट हैं एंड दीज आर द रिसेसिव वन. तो ये हमारे प्लांट में ज़्यादातर पाए जाते हैं, ये बहुत ही कम कंडीशन में देखने को मिलते हैं. तो बेटा ये हमें याद करने हैं. पूरा ही टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है. 7 कैरेक्टर्स एंड अपार्ट फ्रॉम which one was dominant and which one was recessive.
So in this video we have talked about the basic terms, then we have seen the Mendel contribution and why he has selected pea plant only, and what are the different characters he has studied on this Pisum stivum, and again what were the contrasting and recessive traits in this Pisum stivum. तो उसको अपनी स्टडीज़ को एलोबरेट करने के लिए रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा फील्ड में देखने के लिए रीज़न मिल चुके थे। वो किसी भी कैरेक्टर को अब अपनी क्रॉस में शामिल करके एक कैरेक्टर को, दो कैरेक्टर को टारगेट करके अपनी क्रॉस को डिज़ाइन कर सकता था और उनके रिजल्ट कमिंग जनरेशन में एनालाइज कर सकता था। सो दैट वॉज द रीज़न ही वॉज दैट मच इंटरेस्टेड इन Pisum stivum only. In next video we will be checking out the principles which were given by the Gregor Mendel after doing his experiment. Till the time you read this chapter till monohybrid cross and start making the notes. Bye everyone and take care.